एवरीवन, वेलकम टू एएसटी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे 10th क्लास एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो जिन जिन का यूपी बोर्ड होना है सन 2025 में वो अभी से अपनी क्या कमर कस लें और हमारे साथ चैप्टर 3 चल रहा है। शुरुआत कर ले, एकदम पढ़ाई का आगाज़ हो चुका है। पढ़ाई करते चलिए। आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप सब लोग कंप्लीट कर सकते हो और छुट्टियों में अपने बेहतरीन नोट्स बना सकते हो। और आगे के लिए देखिए, आपके रिवीजन आप जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी रिवीजन क्लास भी कर दी जाएंगी। फिर हम लोग मॉडल पेपर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह करेंगे और फिर क्या होगा, लास्ट में मैराथन होंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 हम लोगों ने कवर कर लिया है आधा। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो धातु एवं अधातुओं के बीच अपक्रिया। क्या है? धातु और अधातुओं के बीच अपक्रिया। आप समझते हैं धातु और अधातुओं के बीच अपक्रिया कैसे होती है। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को, ठीक, जैसे कोई धातु है तो उससे क्या, जब अधातु में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। मतलब जब धनी जो होगा रेडी को देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो वही क्या कहलाएगा, धातु का स्थानांतरण। मतलब जैसे कि ये पेन मेरे पास है, ये मार्कर मेरे पास है, मैंने ये मार्कर आपको दे दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, इस धातु का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। धातु का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो जब धातु का स्थानांतरण हुआ तो यौगिकों को क्या हुआ, देखो जो यौगिक हुए तो उनको क्या आयनिक यौगिक कहा जाएगा। जो यौगिक रहेंगे तो उनको आयनिक यौगिक कहा जाएगा, या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाएगा। ठीक है, और हमारे एनसीईआरटी जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें देखिए 2 प्रकार के यौगिक दिए हुए हैं। आपका NaCl दिया हुआ है, MgCl2 का बनना। ठीक है, 2 प्रकार के, तो इन्हीं का हम लोग बना के देखेंगे। देखिए, आप पढ़ेंगे 11th क्लास में आप नियम। ठीक है, तो आपके यहाँ एनसीईआरटी में जो है तो एकदम छोटा सा दिया हुआ है, उसका सारणी देख लेना। इतने दिए हुए हैं, सामने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, कितने कोष में कितने जाएंगे, तो ये चीज़ दी हुई है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अपनी बुक में जाकर के देखिए। पर डीपली जो पढ़ेंगे आप वो 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, डीपली जो पढ़ेंगे वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका ये, उससे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आपका ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक में आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं। ठीक, नाभिक में क्या रहते हैं, ये जैसे किसी भी धातु का नाभिक है तो नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। उनकी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन चक्कर क्या करते हैं, लगाते हैं। तो वही इसमें बताया गया है, कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं जो होंगी उसमें कितनी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, ये बताया गया है। ठीक है, अगर आपने आप बाहु का नियम थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो आप बताइए कितनी कक्षाएं होती हैं और हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, तो कितनी कक्षाएं होती हैं, 4 कक्षाएं होती हैं आपकी। ठीक है, कितनी कक्षाएं होती हैं आपकी, 4 कक्षाएं होती हैं। तो 4 कक्षाएं कौन सी होती हैं, K, L, M, N। ठीक, ये आपकी 4 कक्षाएं हो गई। ठीक है, 4 कक्षाएं, पहले में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। मतलब पहली जो कक्षा जैसे ये बनी है तो इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो और दूसरी में आप कितने भर सकते हो, 8 भर सकते हो। ठीक, मैक्सिमम कितने, 8 भर सकते हो। तीसरी में 18 भर सकते हो। चौथी में कितने भर सकते हो, तो 32 भर सकते हो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कहा गया है इसमें। तो अब देखेंगे, सबसे पहले उसका हम देखेंगे परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग NaCl देख लेते हैं। ठीक है, तो NaCl का जब पहले बनाओगे तो Na का सोडियम का आप जानते हो कितना होता है, 11। ठीक है, सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक, सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। और आप ये भी जानते हो कि यहाँ पे देखिए एक प्लस की धातु है, एक माइनस की धातु है। प्लस की धातु माइनस की धातु क्या आकर्षित करेगी, प्लस प्लस तो जोड़ा बना नहीं सकता ना, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे प्रतिकर्षण हो जाता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब प्लस माइनस का है, ठीक है, तभी क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे कि आपने चुंबक देखा होगा, अगर नॉर्थ पोल आप दोनों चुंबक का मिला रहे हो तो क्या होगा, वहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। और नॉर्थ अगर साउथ मिला रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होगा। वही यहाँ पे कहा गया है। तो आपका ये प्लस का है और ये माइनस की यहाँ पे धातु है। तो सोडियम की देखिए कक्षा में कितने होंगे, सोडियम की कक्षा में आपके होंगे, यहाँ पे देखिए इसका इसका विन्यास कितना बनेगा, 2, 8। ठीक है, 2, 8, 10 हो गए और इसके पास कितना, 1 होगा। तो इसके जो रासायनिक समीकरण बनेगी, 1 इलेक्ट्रॉन देकर के क्या करेगा, ये अपना धनायन
बना लेगा, ठीक है। तो सोडियम करेगा, कहेगा मेरी कक्षा में एक बाहर है, ठीक, एक बाहर है और मुझे भरने में कितना 18, देखिए पहले 2 8 फिर 18 और तो मुझको 17 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कक्षा अपनी भरने के लिए। तो क्या करेगा, कहेगा 17 भरने से अच्छा है मेरे को दे ही ना दे, ठीक है। तो देना ज़्यादा उसको आसान पड़ेगा तो वो क्या कर देगा, दे देगा। अब क्लोरीन जो है आपकी, ठीक है, जो क्लोरीन है आपकी, तो क्लोरीन के पास कितने हैं, 2 8, ठीक, 2 8 हो गए, 10 हो गए, फिर कितने हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, जो ये सोडियम है तो क्या करेगा, ये अपनी एक जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको दे देगा, ठीक है, इसको दे देगा तो 2 8 8 हो जाएगा, इसके पास क्या हो जाएगा, ये अपना रेडायन बना लेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अपना जो है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा, अपना रेडायन कंप्लीट कर लेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, जैसे कि सोडियम यहाँ पे हो गया, ठीक है, सोडियम यहाँ पे हो गया। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करेगा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन पास कितने हैं, 7 जानते हैं, अब इसके पास 7 पहले से थे, एक जोड़े बनाएंगे, ठीक है, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, ठीक है, 6 हो गए। अब इसके पास 7वां एक और है, तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ये NaCl बना लेगा। अब देखिए जो है, अब हमारे पास क्या है, Mg, अब हम बनाएंगे MgCl2 का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि आपके क्या Mg के पास 12 है, Cl यहाँ पे कितने आपके पास हैं, 2 हैं, Cl कितने आपके पास हैं, 2 हैं, ठीक है। Cl जब आपके पास 2 हैं, अब ये बनेगा कैसे, तो यहाँ पे बनेगा कैसे, इसका आप जानते हैं, इसका होगा 2 8, ठीक है, 2 8, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसका मतलब इसके पास Mg के ऊपर कितना चार्ज होगा, प्लस का 2 का चार्ज होगा, ठीक है, प्लस 2 का चार्ज होगा। अब इसका बनेगा कैसे, अब इसका ऐसे बनेगा, Mg+2 कर लेंगे हम लोग, ठीक है, Mg+2 कर लेंगे, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही हम लोग यहाँ दर्शा सकते हैं, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ दर्शा सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब दर्शा लिए हमने यहाँ पे, तो अब देखिए अब होगा क्या, एक Cl हमारे पास यहाँ रखेंगे क्योंकि हमारे पास Cl2 है, कितने 2 Cl है ना, तो एक यहाँ रख लेंगे। अब इसके पास देखिए 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। अब बना लेंगे 1 4 हो गए, 6 हो गए, ठीक, ये 7वां हो गया, यहाँ पे बना लें, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, ये 7वां हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका कोष क्या हो जाएगा, इसका पेट फुल हो जाएगा, एक इसका इसके पास आ जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा इसका, ठीक, ये बन जाएगा इसका। और आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, Mg+2, ठीक। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या करोगे आप, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या करोगे, तो आप देखिए एक वो बना करके इसके बीच में बगल में जब 2 लगा देंगे, इसका मतलब होगा यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक। तो यहाँ पे 1 4 6 और ये लगा दिया आपने, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन का ये आपका बन गया। आपका यही NCERT में 2 एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं। आपको अगर अभी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आप बाहु का जो नियम है वो आपको अलग से पढ़ा दिया जाएगा, तो आपको SPDF जो कक्षाएं होती है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। जो आयनिक यौगिक होते हैं उन गुणधर्म क्या रखते हैं, देखिए भौतिक प्रकृति जो होती है ठोस तथा कुछ कठोर भी होते हैं। इनका जो भौतिक प्रकृति का मतलब होता है बाहर से देखने में, उसको छूने में कैसे होते हैं, तो ये ठोस होते हैं और कुछ कठोर होते हैं, कुछ भंगुर होते हैं, यानी कि उनको किसी भी तरीके का उनका जब प्रहार करोगे, आप मारोगे, क्या हो, ये चूरा चूरा हो जाएंगे, ठीक है, टूट जाएंगे। अब फिर गलनांक व कथनांक बहुत ही अधिक होता है, ठीक, इनका गलनांक कथनांक बहुत अधिक होता है। जल में घुलनशील होते हैं, जल में तो घुल जाएंगे, पर जैसे आप केरोसिन पेट्रोल आदि विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। जैसे कि सोडियम जो है, ठीक है, वो आपका मतलब यानी कि केरोसिन में इसी वजह से रखा जाता है क्योंकि उसमें देखो अविलयशील है, दूसरी चीज़ है अक्रियाशील, उसमें क्रिया नहीं करता। जैसे ही पानी के संपर्क में आप लाओगे तो तुरंत क्या होता है, आग लग जाती, बहुत ही क्रियाशील हो जाता है। और विद्युत चालकता जो होती है, गलित अवस्था में ये जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। जैसे ही गल जाते हैं वैसे क्या करते हैं, विद्युत जो होती है उसको प्रवाहित करने लगते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम देखेंगे NaCl+H2O, ठीक है, NaCl+H2O यानी कि जब इसका जल योजन किया जाएगा, ठीक है, जब इसका जल योजन किया जाएगा देखिए जब इसका जल योजन किया जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए आपके पास क्या Na+ का, ठीक, और फिर क्या होगा, Cl आपका माइनस का होगा, ठीक है। तो बनेगा क्या आपके पास, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो जब इसको गर्म किया जाएगा, ठीक है, जब इसको गर्म किया जाएगा, जब गर्म करोगे, जब गर्म करके तोड़ोगे तब भी क्या होगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा।
अब ये जल योजन की क्रिया होती कैसी है, देखिए हम लोग बीकर लेंगे, ठीक, बीकर लेंगे, फिर कोई भी ले लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक कैथोड की धातु लेंगे, एक एनोड की धातु लेंगे, ठीक है, ले लेंगे। ये आपकी जो कैथोड होगी वो माइनस की होगी, जो एनोड होगी वो क्या होगी, आपकी प्लस की होगी। ले लिया। अब इसमें बैटरी लगा दी, ठीक है, तार लगा के बैटरी लगा दी, प्लस इसमें क्या किया, बल्ब लगा दिया, धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है, धारा प्रवाहित कर दी, इसे जोड़ दिया। जब जोड़ दोगे तो ये आपका जो विलयन है, ठीक है, ये विलयन जो आपका होगा वो NaCl का होगा। किसका होगा, NaCl का होगा। प्लस इसमें क्या देखो, Na के प्लस होंगे और Cl के क्या होंगे, माइनस होंगे। तो इसमें होगा क्या, कैथोड वाले जो माइनस वाली सिरा पे है उसमें सोडियम के जितने अणु होंगे वो सारे इकट्ठा हो जाएंगे, और जो आपकी एनोड वाली है उस पर क्लोरीन के जितने अणु होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपकी जल योजन की क्या क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे सोडियम क्या होगा, शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। अब हम धातुओं की प्राप्ति देखेंगे। धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, आप जानते हैं कि जो खनिज होते हैं, आप देखो मिट्टी, मुट्ठी भर अगर मिट्टी लेते हो तो उसमें कितने प्रकार के खनिज होते हैं, और हर जगह पे आपको मैक्सिमम मात्रा में, अच्छी मात्रा में खनिज नहीं प्राप्त हो सकते। तो जहाँ जिस एरिया में जिस खनिज का ज़्यादा मात्रा में पाया जाना होगा, तो उस जैसे किसी एरिया में आयरन ज़्यादा की मात्रा पाई जाती है, किसी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको वो खनिज प्राप्त होंगे। तो देखिए, खनिज पृथ्वी की भूपर्टी जो होती है, ठीक, भूपर्पटी जो होती है में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। ये मानव निर्मित नहीं, ये प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने पहले से ही हमें दे रखे हैं, ठीक, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक कहे जाते हैं। अब अयस्क क्या होते हैं, ठीक है, अयस्क देखो, भूपर्टी में कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु जब काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, जब उसकी मात्रा अधिक हो, काफ़ी मात्रा हो, तो काफ़ी मात्रा होती है, फिर क्या होता है, जिसे निकालना आर्थिक रूप से क्या होता है, लाभकारी होता है। जैसे किसी स्थान पे आपका सोडियम ज़्यादा पाया गया, किसी स्थान पे आपका आयरन ज़्यादा पाया गया, तो उसको निकालना आर्थिक रूप से, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था में आपको पैसे से क्या होता है, बहुत ही लाभकारी होता है, ठीक है। तो इन खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क कहा जाता है, ठीक, जहाँ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उनको अयस्क कहते हैं। बाकी जैसे कि ये मिट्टी है, यहाँ पे तो इतनी अच्छी मात्रा में क्या होगा, नहीं आपको खनिज प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे अयस्क नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे खनिज ही कहा जाएगा। जो पर्टिकुलर एरिया उसी चीज़ की है, जहाँ पे जो चीज़ जैसे कि कहीं पे होता है, जैसे आपकी पेट्रोल के खदानें हैं, आपकी सोने के खदानें हैं, आपकी कोयले की खदानें हैं, तो उसमें ये चीज़ें होती है, तो उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अब जो खुदाई करके नेचुरल चीज़ों में लाओगे तो उसमें बहुत सारे गंदगी मिली होती है, बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रासायनिक तत्व जो होते हैं, मतलब कई चीज़ों का मिश्रण होता है, वो आपको शुद्ध नहीं प्राप्त होती। तो हम लोग समझेंगे गैंग या अधात्री, ठीक है। तो देखो, जो अयस्क प्राप्त हुए तो इनमें जो क्या होता है, मिट्टी, रेत जो होते हैं, कंकड़ जो होती है आपकी, हर किसी प्रकार का आपका देखिए किसी प्रकार के तत्व भी मिश्रित हो गए, तो इन सब की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको कहते हैं गैंग या अधात्री। जैसे आपने गैंग सुना होगा, मतलब कोई जैसे गैंग है कि ये डाकुओं का गैंग है, ठीक है, ये चोरों का गैंग है, तो ऐसे बोलते हैं। तो इनको एक गैंग मतलब गंदी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गंदगी होती है, जैसे रेत हुआ, कूड़ा हुआ, करकट हुआ, ठीक है, बालू हुआ, तो इन सब चीज़ें की जो गंदगी होती है उसको कहेंगे गैंग या अधात्री, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। तो 3 पार्ट में पढ़ा था धातुओं का, ठीक है, मध्य के, ऊपर के, नीचे के, ठीक है। तो पढ़े तो हम लोग सबसे पहले सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जो नीचे आती हैं, जो बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, तो उनका हम लोग निष्कर्षण देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए कैसे होता है, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही क्या किया जाता है, धातु के ऑक्साइड को प्राप्त किया जाता है, मतलब इनको बस गर्म करो, फुस, और क्या हो गई, प्राप्त हो गई आपको ना, तो प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, अब देखते हैं सिनाबार और मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक, सिनाबार भी कहते हैं उसको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो इसका देखो, इसका फॉर्मूला होगा HgS, ठीक, HgS को जब वायु में गर्म किया जाता है तो यह पहले क्या होगी, पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में टूटेगी, किसमें टूटेगी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में टूटेगी, परिवर्तित होगी। फिर उसके बाद जब इसको अधिक गर्म किया जाएगा, जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अधिक गर्म किया जाता है, अधिक ताप पे गर्म किया जाता है, तब वह मरकरी में क्या हो जाएगी, अपचयित हो जाएगी। किसमें अपचयित होगी, तो मरकरी में अपचयित होगी। जैसे आपके पास HgS यानी कि लिया गया आपके पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर सिनाबार कहेंगे, लिया गया, ठीक है, प्लस क्या लिया गया, O2 यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो गर्म करोगे, किसी चीज़ को भी गर्म करोगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे, तो आपके पास क्या बनेगा, तो आपके पास बनेगा HgO, और प्लस का आपके पास क्या निकलेगा, प्लस का SO2 निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपके पास से निकलेगी, ठीक, क्या सल्फर ऑक्साइड गैस निकलेगी। तो देखिए, अब इसमें हम लोग देखते हैं
कि आप ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं। देखो इसमें क्या लिखा है, HGS को जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे बना क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना है, प्लस का सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो अब देखेंगे बैलेंसिंग है कि नहीं। बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे एक दो, देखो दो O यहाँ पे है, एक O यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही O हैं। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 2, ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया, 2HGS हो गया, ठीक है, 2HGS हो गया। प्लस अब जब इसको हम O को बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तो O को बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 लगाएंगे, ठीक है। जब 3 लगाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे कितने Hg कम है और कितने नहीं कम है। तो यहाँ पे देखिए आपके 3 दूनी 6 आपके पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपने 2 यूज़ किए हैं, ठीक है। 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 आपने यूज़ किए हैं और आपके पास यहाँ पे Hg 2 हैं, तो हम यहाँ पे 2 ही लगा देंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो देखो 2 Hg हो गए और 2 O हो गए, ठीक। 2 Hg हो गए, 2 O हो गए, 6 हमारे पास हैं। और यहाँ पे हमने देखिए 2 यूज़ कर लिए हैं, 2 यहाँ पे यूज़ कर लिए। अब हमको यहाँ पे 4 बैलेंस करना है और हमारे पास S भी कितने हैं, 2। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, 2S2O हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 2 कितने 6 हो गए। ये आपका क्या होगा, समीकरण बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं जब HgO को जब अधिक ताप पे गर्म किया जाएगा, कितना अधिक ताप लेंगे, ये गर्म करने का निशान है। जब इसको अधिक ताप पे गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मर्क्यूरिक जो मरकरी है उसमें क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो हमको देखो सल्फर डाइऑक्साइड आपकी क्या हो जाएगी, आपकी देखो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे निकली थी, यहाँ पे क्या आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन निकलेगी। तब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको Hg प्राप्त करनी है, ठीक। Hg आपकी बनेगी, प्लस का आपका क्या बनेगा, प्लस का आपको देखो ऑक्सीजन निकलेगी। तो ये नवजात ऑक्सीजन कही जाएगी, ठीक है। नवजात ऑक्सीजन कही जाती है, सिंगल जब होती है नवजात ऑक्सीजन की जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या हम 2 लगा देंगे, फिर 2 हमारे पास Hg हो जाएंगे और O2 हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगी, ये हमको मरकरी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब देखें दूसरा, देखिए प्राकृतिक रूप से मिलने वाले कॉपर ऑक्साइड, जो प्रकृति में आपको प्राकृतिक रूप से मिलता है कॉपर ऑक्साइड जो आपका मिलता है, ठीक है, में उपलब्ध तांबे को क्या करेंगे, जो उसमें तांबा उपलब्ध होगा उसको, देखो कॉपर है तो यहाँ पे हमें U लिखना चाहिए था, ठीक है, U लिखना चाहिए था, ठीक। कॉपर ऑक्साइड में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके क्या करते हैं, इसको अयस्क से अलग किया जाता है। इसको कहाँ से अलग करते हैं, अयस्क से अलग करते हैं, ठीक। यहाँ पे सल्फाइड होना चाहिए था, सल्फाइड, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए गर्म करते Cu2S प्लस O2 को जब हम गर्म करेंगे तब अब हमारे पास बनेगा, हमें प्राप्त क्या होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, ये देखो आपका यहाँ से हट जाएगा और प्लस आपका O जुड़ जाएगा, यानी कि देखो कॉपर सल्फाइड को जब गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कॉपर ऑक्साइड, क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग Cu2O, ठीक है, Cu2O प्लस का आपका क्या निकलेगा, प्लस का आपका यहाँ पे SO2 निकलेगा, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड गैस निकलेगी। तो अब इसको समीकरण बैलेंस हम लोग करते हैं। समीकरण बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखेंगे कि कहाँ पे कितने हैं। यहाँ पे पास 2 हैं और यहाँ पे हमारे पास S हमने कितने, 1 ही यूज़ किया है, ठीक। O हमने कितने 2, वो हमने 3 यूज़ कर लिया। अब बैलेंस क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग 3O2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, यानी हमारे पास 1 ये हो गई और 2 ये हो गई, 3 हो गई, ठीक है, 3 हो गई। अब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। अब जब 2 लगा देंगे तो अब बैलेंस ये कैसे हुआ, तो देखिए हमारे पास सल्फर भी यहाँ पे 2 हो गई, ठीक। और ये हमारे पास जो कॉपर हो गई ये 4 हो गई और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितनी थी, तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे हो गई 6। तो इसके आगे जब 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4, ठीक, 4 कॉपर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कितने 2 ऑक्सीजन हो गई, 2 यहाँ पे हो गई, तो 2 हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 ये हो गई 6 हो गई, ये हमारी समीकरण बैलेंस हो गई। अब इस Cu2O को प्लस कॉपर, और देखो कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड को जब गर्म करेंगे तब क्या बनेगा, तब हमारे पास देखिए बनेगा क्या, देखिए यहाँ पे आपके पास 2 कॉपर है, ठीक, यहाँ पे भी 2 कॉपर है, ठीक। अब हमको यहाँ से क्या करना है, निकालना है, अब हमको सल्फर, देखो यहाँ पे क्या हमको सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है। तो जो है हमारे पास देखो ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही सल्फर है, ठीक। तो सल्फर 1 से काम चल जाएगा पर ऑक्सीजन 1 से तो चलेगा नहीं, तो समीकरण में बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण जब बैलेंस करना पड़ेगा तब हम करेंगे क्या, तब यहाँ पे होगा क्या, देखिए यहाँ पे जब हम 2 लगा दें यहाँ पे, अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगी। और हमारे पास कॉपर कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पे 6, देखिए यहाँ पे 6 कॉपर निकलेंगे, ठीक है। और प्लस का हमारे पास
बचेगा क्या? तो देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ की हो गई, 1 सल्फर यहाँ की हो गई, तो हमारे पास SO2 जो होगी गैस वो क्या होगी, निकल जाएगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, सक्रियता श्रेणी के मध्य पे जो मध्य में धातुएं स्थित हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार किया जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल में देख लेते, आयरन, जिंक, लेड। ठीक, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये धातुएं सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। ये धातुएं देखो सल्फाइड के रूप में पाई जाएंगी या फिर किसी के कार्बोनेट के रूप में पाई जाएंगी। सल्फाइड या कार्बोनेट को पहले क्या करेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे। तो ऑक्साइड में बदलने के लिए 2 विधियां इस्तेमाल की जाती हैं, एक होता है आपका भर्जन, एक होती है निस्तापन। ठीक है, एक होता है आपका भर्जन और ये दूसरी होती है आपका क्या, निस्तापन। तो हम लोग इसमें भर्जन और निस्तापन के बारे में समझेंगे कि भर्जन और निस्तापन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं दोनों पर जो प्रोसेस भर्जन जिसको कहेंगे रोस्टिंग। तो देखो सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में जब अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या ऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाएगा, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भर्जन कहलाएगी। अब हम लोग देखते हैं निस्तापन। देखो कार्बोनेट जो अयस्क को, ठीक, कार्बोनेट जो अयस्क होता है उसको वायु की सीमित मात्रा में, ठीक, मतलब वायु बिल्कुल ना के बराबर हो, सीमित मात्रा हो, ज़्यादा वायु ना हो, अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी निस्तापन कहलाती है। ठीक, इसमें वायु की उपस्थित होगी, भर्जन में याद रखना, भर्जन हो रहा है तो उपस्थित होगी, निस्तापन में बिल्कुल सीमित मात्रा होगी। इसी में कंफ्यूज होते हो, ठीक है, इसी में कंफ्यूज होते हो। ठीक, तो आप देखते हैं ZnCO3 है, ठीक, जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट का ही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो कार्बोनेट है तो क्या बनेगा आपके पास, तो बनेगा Zn, ठीक, ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस का आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, निकल जाएगी। अब जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तब क्या होगा, ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो होगा क्या, देखिए आपके पास 2 Zn प्राप्त हो जाएंगे प्लस का आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकल जाएगी यहाँ से भी। अब देखते हैं अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु अगर आपसे पूछ जाए तो इतनी याद रख लेना। देखो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम आदि का उपयोग अपचायक की तरह किया जाता है। इन धातुओं का उपयोग किसकी तरीके किया जाता है, तो अपचायक की तरह किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करते हैं तो कौन सी अपक्रिया होती है, तो निम्न अपक्रिया होती है। तो देखते हैं MnO2 प्लस का एल्युमिनियम ले लेते हैं। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ गर्म करेंगे तो प्राप्त क्या होगा, ठीक, तो प्राप्त क्या होगा, सबसे पहले तो आपके पास एल्युमिनियम Al2O3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको समीकरण को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे होगा, तो इसको देखो बैलेंस करने के लिए हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए हम O3 हैं, ठीक, Al 2 हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 Al ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 3 ले लेंगे Mn, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 4 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, ये हमारा बैलेंस हो गया, यहाँ से फिनिश हो गया, हट गया। अब हमको बैलेंस क्या करना, Mn बैलेंस करना है और हमको बैलेंस करना है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इसका ऐसे करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन हो गए और 3 दूनी 6, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हमारे पास बचा क्या है, Mn ही तो बचा है, प्लस क्या करेंगे, जो मैग्नीज प्राप्त होगा वो हमें कैसी लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा। मैग्नीज हमेशा किस में प्राप्त होगा, लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा, प्लस की उच्च उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, उच्च उष्मा निकलेगी, बहुत अधिक उष्मा निकलेगी। तो ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। देखिए यह विस्थापन अपक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। जो भी अपक्रिया हुई वो क्या होती है, देखिए अधिक उष्माक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये धातुओं को क्या गलित अवस्था में प्राप्त करती है। ठीक है, इसमें जो धातुएं भाग लेती हैं वो गलित अवस्था में ही प्राप्त होती है। जैसे आपने देखा आपको मैग्नीज किसमें गलित अवस्था में प्राप्त हुई थी। अब हम लोग समझेंगे थर्मिट अपक्रिया। ठीक है, थर्मिट अपक्रिया, तो देखो आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम, जब आयरन ऑक्साइड के साथ जब एल्युमिनियम होता है तो इसका उपयोग जो होता है रेल की पटरी बनाने में। ठीक,
मशीनी पुर्जे होते हैं उनकी दरारें जो होती हैं उनको जोड़ने में किया जाता है, क्योंकि इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है इसमें भी। और यह थर्मिट अपक्रिया कहलाती है। यह कौन सी अपक्रिया कहलाती है, थर्मिट अपक्रिया कहलाती है। अब देखिए क्या बनेगा, तो देखिए एल्युमिनियम जो है आयरन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो आपको देखिए 2 Al2 ही होता है, तो यहाँ पे Al2O3 प्राप्त होगा, प्लस का आपका क्या प्राप्त होगा, प्लस 2 आयरन आपके यहाँ से Fe निकल जाएंगे, ठीक। और निकल जाएंगे यहाँ से, निकलेंगे किस अवस्था में, तो लिक्विड अवस्था में ये भी यहाँ से निकलेंगे। तो ये आपको थर्मिट अपक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने आसपास शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट वाली जो देखो संक्षारण और लास्ट की जो उच्च धातुओं का होता है, तो उसको हम सब जो सक्रियता की श्रेणी में उच्च धातु उनका जो है निष्कर्षण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, आपको इसका सेकेंड पार्ट और मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।